Good morning, students. Today we will study chapter 7, Conservation of Plants and Animals. As the name suggests, in this chapter we will study about the protection of plants and animals. Now you may have heard about some of these sanctuaries or national parks, जैसे कि भरतपुर सेंचुरी, कांजीरंगा नेशनल पार्क, लोकचा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व्स, tiger reserves, etc. There are a number of national parks and sanctuaries in India for the protection of plants and animals. Now Paheli asks the question, what is the purpose of making national parks, wildlife sanctuaries and biosphere reserves? क्या पर्पस है, क्यों बनाई गई हैं ये? तो ये बनाई गई हैं ताकि हम प्रोटेक्शन कर सकें एनिमल्स एंड प्लांट्स की जो कि डेंजर में हैं. फॉर एग्जांपल, कुछ सालों पहले तक टाइगर की जो स्पीशीज़ थी, रॉयल बंगाल टाइगर विच इज़ वन ऑफ इट्स काइंड, वो डेंजर में थी. एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में उनको काउंट किया गया था, जो कि ख़त्म होने वाली हैं बिल्कुल. तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ एंड नेशनल पार्क्स हैं. अगर हम अभी देखें तो उनकी पॉपुलेशन काफ़ी अमाउंट में इंक्रीज़ हो रही है विद द हेल्प ऑफ द नेशनल पार्क्स लाइक वन इन गुजरात. यही पर्पज़ है इन सेंचुरीज़ का, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स. नाउ लेट अस सी व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट. फॉरेस्ट कहाँ पर अपनी भूमिका निभाती हैं? फॉरेस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है एनिमल्स के लिए, क्योंकि एनिमल्स का घर फॉरेस्ट में ही है. ज़ू घर नहीं होता एनिमल्स का, क्योंकि वहाँ पर उनकी फ्रीडम नहीं होती. एनिमल्स का असली घर तो फॉरेस्ट ही होता है. ट्रीज़ कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करते हैं और हमें देते हैं ऑक्सीजन बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ऑक्सीजन हमें पता है बहुत ही नेसेसरी है सभी एनिमल्स और ह्यूमंस के रेस्पिरेशन के लिए. हमें सांस लेने के लिए, जीने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, और ऑक्सीजन हमें कौन देता है? ट्रीज़. सो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए एटमॉस्फेयर में ट्रीज़ बहुत हेल्पफुल होते हैं. फॉरेस्ट सोर्स होता है बहुत सी चीज़ों का जिनका रॉ मटेरियल हमें फॉरेस्ट से ही मिलता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें पेपर बनाना है तो उसका रॉ मटेरियल हमें कहाँ से मिलता है? फॉरेस्ट से. घर बनाने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए जो वुड रिक्वायर्ड होता है वो भी हमें फॉरेस्ट से ही मिलता है. सो फॉरेस्ट काफ़ी सारी चीज़ों का सोर्स है फॉर द रॉ मटेरियल. खासकर जो ट्राइबल पीपल होते हैं, जो आदिवासी लोग होते हैं, उनकी रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए वो फॉरेस्ट पर ही निर्भर रहते हैं. अगर उन्हें खाना बनाना है तो उसके लिए लकड़ी भी वो फॉरेस्ट से ही लेके आते हैं. घर बनाने के लिए भी वो लकड़ी फॉरेस्ट से लेके आते हैं, और अपनी मेडिसिन्स के लिए भी जड़ी बूटियाँ जो हैं वो फॉरेस्ट से उनको मिलती हैं. सो उनका इंटरेक्शन जो है वो फॉरेस्ट से ही होता है सभी चीज़ों के लिए. देन फॉरेस्ट हेल्प इन प्रेसिपिटेशन. प्रेसिपिटेशन क्या है? वाटर साइकिल का वो पार्ट जहाँ पे क्लाउड से वापस अर्थ पर वाटर आता है इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल या फिर स्नोफॉल या हेल, फ्रोस्ट. सो इन सब में से किसी भी फॉर्म में जब वाटर क्लाउड से वापस अर्थ पे आता है तो उस प्रोसेस को कहते हैं प्रेसिपिटेशन. सो रेनफॉल को भी काफ़ी हद तक फॉरेस्ट ही कंट्रोल करते हैं. अगर फॉरेस्ट ज़्यादा होंगे तो रेनफॉल भी ज़्यादा होगी. फॉरेस्ट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग सोयल इरोजन विच मे हैपन ड्यू टू फ्लड एंड विंड. अब हमें पता है सोयल इरोजन क्या होता है. जब अपर लेयर है जो सोयल की वो शिफ्ट हो जाती है, रिमूव हो जाती है, जिससे कि नीचे वाली लेयर जो कि नॉन ह्यूमस होती है वो ऊपर की तरफ आ जाती है. इसका एक इफ़ेक्ट, डिस इफ़ेक्ट क्या होता है कि ह्यूमस वाली लेयर अगर हट जाएगी तो जो नीचे वाली लेयर हमारी सोयल की आती है उसमें इतनी अच्छी प्लांटेशन नहीं हो पाती, प्लांट्स नहीं ग्रो हो पाते. सो सोयल इरोजन डिफॉरेस्टेशन का भी एक कारण होता है. और सोयल इरोजन को कौन रोकते हैं? प्लांट्स ट्रीज़ जो हैं वो सोयल को पकड़ के जकड़ के रखते हैं, जिससे कि सोयल इरोजन नहीं हो पाए. सो फॉरेस्ट प्रोटेक्ट करते हैं फ्लड से एंड सोयल इरोजन से. फॉरेस्ट
इम्प्रूव भी करते हैं सॉइल की फर्टिलिटी को और नेचुरल रिचार्ज करते हैं ग्राउंड वाटर का। जब पानी आता है, रेनफॉल होती है, तो वो पानी को ग्राउंड तक सर्कुलेट करते हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट इज डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन क्या है? क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर मेकिंग वेज फॉर ह्यूमन एक्टिविटीज इज कॉल्ड डिफोरेस्टेशन। जब फॉरेस्ट की कटाई की जाती है ताकि ह्यूमन एक्टिविटीज़ वहाँ पे की जाएं, चाहे वो खेती करना हो, एग्रीकल्चर हो, कल्टीवेशन हो, या फिर मेकिंग ऑफ फैक्ट्रीज एंड बिल्डिंग्स, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के लिए जब फॉरेस्ट की कटाई होती है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफोरेस्टेशन। अब कॉजेज़ क्या हैं डिफोरेस्टेशन के? फॉर कल्टीवेशन के लिए किया जाता है ताकि खेती की जा सके उस जगह पे, या फिर उस जगह पे उनको बिल्डिंग्स और फैक्ट्रीज़ बनानी होती हैं, या फिर वुड के लिए भी डिफोरेस्टेशन किया जाता है, पेड़ों की कटाई की जाती है ताकि फर्नीचर बनाया जा सके, या फिर एज अ फ्यूल वुड को यूज़ किया जा सके। अनदर रीज़न क्या है? डैम्स बनाने के लिए, रेलवे लाइंस और रोड्स बनाने के लिए भी फॉरेस्ट की कटाई की जाती है। ग्रेजिंग कैटल्स की भी ग्रेजिंग की जाती है फॉरेस्ट एरिया में, जिसकी वजह से ज़्यादातर जो छोटे प्लांट होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं ओवर ग्रेजिंग पर। इसके अलावा जो नेचुरल रीज़न्स हैं, नेचर की वजह से जब डिफॉरेस्टेशन होता है तो उसके दो रीज़न्स ये होते हैं। एक तो फॉरेस्ट में अगर आग लग जाए, जिसे हम फॉरेस्ट फायर कहते हैं, तो उसकी वजह से भी डिफॉरेस्टेशन होता है। और ये हमें ज़्यादातर देखने को मिलता है ऑस्ट्रेलिया में। वहाँ के जंगलों में आग बहुत जल्दी लग जाती है और इसकी वजह से उनके काफ़ी सारा फॉरेस्ट का एरिया जो है वो डेविस्टेट हो गया है। लेटली पीछे अमेज़ोन फॉरेस्ट में भी आग लगी थी, अगर आपने न्यूज़ देखी हो। सो जो फायर है वो भी एक रीज़न है डिफॉरेस्टेशन की। सेकेंड रीज़न है फ्लड की वजह से सोयल इरोजन होता है और जो फर्टिलिटी है वो लॉस हो जाती है फॉरेस्ट की, जिसकी वजह से वहाँ पे ज़्यादा पेड़ पौधे नहीं उग पाते और डिफॉरेस्टेशन हो जाता है। नाउ लेट अस सी कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन के बाद में कॉन्सिक्वेंस क्या होते हैं, क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, किस चीज़ को कैसे इफ़ेक्ट करता है डिफॉरेस्टेशन। पहला तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि अब पेड़ नहीं होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड को वो कंज्यूम नहीं करेंगे, ऑक्सीजन में नहीं कन्वर्ट करेंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है एटमॉस्फेयर में वो इंक्रीज़ हो जाएगा। सेकेंड क्या है? इंक्रीज़ इन टेम्परेचर एंड पोल्यूशन लेवल। डिफॉरेस्टेशन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस इंक्रीज़ हो रही है, सो कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज़ होगी तो अर्थ का टेम्परेचर राइज़ करेगा और पोल्यूशन भी इंक्रीज़ होगा। थर्ड, ग्राउंड वाटर लेवल ऑल्सो लोवर्ड। ग्राउंड वाटर लेवल कैसे लोअर हो रहा है? क्योंकि फॉरेस्ट नहीं होंगे तो जो वाटर है वो पर्कुलेट नहीं कर पाएगा ग्राउंड में, तो उसकी वजह से ग्राउंड वाटर का लेवल भी कम हो जाएगा। नेक्स्ट चीज़ कि वो डिस्टर्ब करते हैं बैलेंस इन नेचर। डिफॉरेस्टेशन बैलेंस इन नेचर को कैसे डिस्टर्ब करता है? वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है, लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन चेंज हो जाता है। सो इस तरीके से वो बैलेंस इन नेचर भी अफेक्ट करता है। एक और पॉइंट हम ये देख सकते हैं कि अगर डिफॉरेस्टेशन होता है तो एनिमल्स के पास भी घर नहीं रहता, सो एनिमल्स को फॉरेस्ट से बाहर निकलना पड़ता है, जिसकी वजह से उनकी डेथ भी होती है और इसकी वजह से काफ़ी सारी स्पीशीज़ भी एंडेंजर्ड होती जाती हैं। सो नेचर का वो बैलेंस भी डिस्टर्ब होता है। अनदर इफ़ेक्ट क्या है कि अगर पेड़ों की कटाई होती रहेगी तो रेनफॉल कम हो जाएगी, प्रेसिपिटेशन का प्रोसेस भी इफ़ेक्ट होगा और फर्टिलिटी भी लूज़ कर जाएंगे प्लांट्स की अगर कटाई होती रही तो सोयल की जो फर्टिलिटी है वो रिड्यूस हो जाती है। डिफॉरेस्टेशन में ऑल्सो इंक्रीज फ्लड एंड ड्राउट। सूखा और बाढ़ जैसी आपदाएं भी आ सकती हैं डिफॉरेस्टेशन अगर इंक्रीज होती रही तो। हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए एक जो ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल अगर हमारा
इंक्रीज़ हो जाता है तो क्या होता है, जो सन की रेज़ आ रही हैं अर्थ पे, तो वो रेज़ अंदर ही अर्थ में ही ट्रैप हो जाती हैं। अर्थ से की जो हीट है वो बाहर नहीं जा पाती। कार्बन डाइऑक्साइड की जो लेयर है एटमॉस्फेयर में वो ट्रैप करके रख लेती है हीट को। सो हीट जब बाहर नहीं जा पाती तो अर्थ का टेम्परेचर राइज़ होता है, और अर्थ के टेम्परेचर राइज़ की वजह से ही ग्लोबल वार्मिंग होती है। यही है ग्लोबल वार्मिंग, राइज ऑफ अर्थ टेम्परेचर। अब इससे क्या क्या हो सकता है, डिस्टर्ब होगी वाटर साइकिल, रेनफॉल रिड्यूस हो जाएगी अगर टेम्परेचर राइज होगा तो, और सूखा पड़ जाएगा, ड्राउट। अनदर एक जो कॉन्सिक्वेंस है इसका ग्लोबल वार्मिंग का, वो ये है कि हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। ग्लेशियर अगर पिघलेंगे तो सी वाटर जो है, समुद्र है, उसका लेवल राइज होगा और फ्लड भी आ सकती है। डिफोरेस्टेशन सोयल की प्रॉपर्टीज़ को भी चेंज कर देता है एंड इट रिजल्ट इनटू द सोयल इरोजन, जिसकी वजह से जो हार्ड रॉकी लेयर है सोयल की वो एक्सपोज हो जाती है, और जो अपर लेयर है ह्यूमस वाली वो हट जाती है। सो सोयल इरोजन की वजह से फिर क्या होता है, जो सोयल है वो अपनी फर्टिलिटी लॉस कर जाती है, तो प्लांटेशन या वेजिटेशन, कल्टीवेशन, ये सब नहीं हो पाता वहाँ पे। ये जो लॉस ऑफ फर्टिलिटी है जिसकी वजह से जो फॉरेस्ट का लैंड है वो डेजर्ट की तरह हो जाता है, इसको कहते हैं डेजर्टिफिकेशन। What is desertification? When fertile forest land gets converted into a desert, that is desertification. डिफोरेस्टेशन से वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी सोयल की रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि जब ऊपर वाली टॉप वाली हमारी ह्यूमस लेयर हट जाती है, फॉरेस्ट हट जाते हैं, तो क्या होगा, जो वाटर है वो ग्राउंड तक नहीं पहुंच पाता, परकोलेशन नहीं हो पाता वाटर का, और हमारी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है सोयल की वो रिड्यूस हो जाती है। ऑल्सो जो टेक्सचर है सोयल में, जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी चेंज हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं।